नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बिंद के प्रवेश द्वार सतना में हैं और सतना में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, युवा उम्मीदवार हैं सिद्धार्थ कुशवाहा। सिद्धार्थ कुशवाहा जी को राजनीति विरासत में मिली है, उनके पिता यहां बड़े लोकप्रिय रहे हैं। एक ऐसा समय था जब सतना में दो पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, तब सिद्धार्थ कुशवाहा के पिताजी सुखलाल जी कुशवाहा ने उनको हराया था। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री को हराने वाला ये परिवार, ये पूरा यहां राजनीतिक रूप से इतना लोकप्रिय परिवार है। सिद्धार्थ जी खुद पिछले दिनों 12,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोकप्रिय विधायक माने जाते शंकर तिवारी, जिनको इन्होंने हराया था। महापौर का भी चुनाव लड़े थे, कांग्रेस ने भरोसा करके टिकट दिया था, लेकिन अचानक कांग्रेस के ही सईद अहमद के आने के कारण से वो चुनाव लूज कर गए थे। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने, खासकर कमलनाथ जी ने इन्हीं पर भरोसा किया है। तमाम सारी चर्चाओं के बाद भी अंततः सिद्धार्थ कुशवाहा जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, कमलनाथ जी ने टिकट दिया है। सिद्धार्थ कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या स्थिति है अभी सतना में, क्योंकि सतना में यह माना जाता है कि शंकर तिवारी ने सतना को भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा गढ़ बना दिया था, लेकिन आपने पिछले चुनाव में इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया। इस चुनाव में क्या स्थिति है? बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है जैन साहब सतना में। सतना कांग्रेस की धरती रही है, हमेशा यहाँ कांग्रेस का मोनोपोली या विचारधारा के लोग ज्यादा हैं। ठीक है, भाजपा की जातिवाद की राजनीति थी और जातिवाद के समीकरण को बैठा के उन्होंने पिछले कई चुनाव जीत लिए। शहर में भी वही कर रहे, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो लोगों ने विश्वास किया था, उस विश्वास के मुताबिक ना शहर में कोई काम हुआ, ना क्षेत्र के लोगों का उसका लाभ मिला। और स्थिति ये बन गई कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो सतना का हो या आसपास की किसी विधानसभा की, सबकी स्थिति हिलडुल है। पिछले चुनाव में भी हम भले ही 3 विधायक थे, लेकिन बाकी सीटों पे भी हमारा मुकाबला बराबरी का था। एक नागौद की सीट थी जो हम 1200 वोट से हारे थे, मैहर की सीट थी जो हम 2,500 से हारे थे, हमारे पाटन की सीट थी जो 2,500-3,000 से हारे थे। तो अब इस हार को आप क्या मानेंगे? लेकिन इस बार जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, कमलनाथ जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसको लेकर जनता में खासा उत्साह है और एक विश्वास है कमलनाथ जी पर कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनके कहे हुए, उनके दिए हुए जो वचन हैं, जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो घोषणाएं हैं, वो पूरी होंगी, जिससे आम जनमानस को लाभ होगा और उनका भविष्य सुरक्षित होगा। देखिए सिद्धार्थ जी, ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस गढ़ को पुनः पाने के लिए एक हुक्म का इक्का चला, जिस तरह से कहते हैं ना, एक सांसद को खड़ा किया है उन्होंने और बड़ी उम्मीदों के साथ। और ये माना जाता है कि बड़े लोकप्रिय सांसद हैं गणेश सिंह जी, जिनको उतार दिया गया है। लेकिन अब जब मैं शहर में घूम रहा हूं तो मुझे कई तरह की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली हैं। क्या लगता है कि सांसद आपको ज्यादा भारी पड़ेंगे या शंकरलाल जी, जिसको आपने हराया पिछली बार, वो ज्यादा भारी थे? देखिए, मैं इनकी तुलना नहीं करूंगा किसी की, ये तुलना करना मेरा काम नहीं है। चुनाव में तुलना हो जाती है, चाहे करें ना। वो लोग जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, वो कोई भी बात कर सकते हैं, किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेना। लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा तो कुछ बोलने के पहले उसे सोचना पड़ता है कि मैं उस शब्द के कई मायने फिर निकलते हैं और अलग अलग उसके लोग कयास लगाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो गिरोह है, संगठन, भारतीय जनता पार्टी को गिरोह कह रहे हैं? जी हाँ, गिरोह। भाई, अगर उनका संगठन इतना मजबूत है तो जनहित के काम क्यों नहीं करता है? वो सिर्फ चुनाव में काम क्यों करता है? जैसे डाकुओं का गिरोह होता है ना, रात में निकलता है, दिन भर सोते रहते हैं, वैसे इनका गिरोह है, वो सिर्फ चुनाव में निकलता है, बाकी टाइम सोते रहते हैं। अब इनका गिरोह निकला है, कोई जातिवाद की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, कोई चोनिंग के पैसे की बात करेगा, कोई नौकरी की बात करेगा। इस समय तो राम की बात करने वाले लोग दारू की बात करने लगे। कौन सी पियोगे, कहां पियोगे, कैसे पियोगे? तो स्थिति तो ये क्या है? ये संगठन है? अरे अगर ये संगठन होता तो ये जाते अपनी सरकार को बताते कि यहाँ सड़क की जरूरत है, यहाँ नाली की जरूरत है, इस परिवार को सहायता की जरूरत है, इस परिवार के आपके
संरक्षण की जरूरत है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं काम किया। सिर्फ चुनाव में निकलते, कोई भी चुनाव हो वो गिरोह बाहर आ जाएगा, वो लिस्टेड है उनके। बहुत सारे यहाँ बैंक हैं, बहुत सारे आजकल ये कियोस्क का कल्चर जो है, ऑनलाइन बैंकिंग का कल्चर है, वो सारे गिरोह तब एक्टिव होते जब उनके खातों में पैसा पहुंचता है। उनको जब सुपारी मिल जाती, नहीं, पुराना बंबई में आपने सुना होगा सुपारी मिली है, सुपारी। सिद्धार्थ जी, पिछले चुनाव में 2018 में ऐसा माना जाता है कि आपके पिता का जो बोया हुआ था वो आपने काटा। इस बार वो स्थिति नहीं बनेगी, इस बार तो आपका बोया हुआ ही आपको मिलने वाला है। तो आपकी वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिसके आधार पर आप सतना की जनता से वोट मांग रहे हैं? आज शहर में आप जिस सड़क पे चल के आए, जिन फ्लाईओवर पे चढ़ के आए होंगे, और जो आपने कुछ नया देखा होगा, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब में हमारा सहयोग है। चाहे वो सड़क हो, चौराहे हो, बिजली हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, या सार्वजनिक स्थान हो। होने के कारण हमारे साथ, हम लोगों के साथ, हमारे साथ भेदभाव हुआ। हर जगह गणेश सिंह जी को प्राथमिकता दी, यहाँ के डीएम ने, यहाँ के प्रशासन ने, कि भाई गणेश सिंह जी मुख्य अतिथि होंगे, गणेश सिंह जी उद्घाटन करेंगे। सरकार थी तो मेडिकल कॉलेज बना, उसका उद्घाटन करने अमित शाह चले आए। तो चीजें अलग अलग तरीके से घूमती हैं, अलग अलग नजरिए से देखती। आम आदमी जो यहाँ रहता है, आम आदमी जिसको यहाँ पे रोज कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो हकीकत जान रहा है, वो सच्चाई से वाकिफ है। उससे आप पूछिए, हम बोलेंगे तो लोगों को लगा ये तो राजनीतिक आदमी है, अपनी भाषा बोल रहे हैं। आप उनकी भावनाओं पे तो जाइए। रही बात हमने क्या बोया और क्या काटेंगे, उसका परिणाम रहा नगर निगम का चुनाव। बहुत लोगों ने विरोध किया, पार्टी के अंदर बगावत भी हुई, सब कुछ हुआ। क्षेत्रीय चुनाव थे, लोकल चुनाव थे, जमीनी स्तर के चुनाव। उन चुनावों में सबसे बड़ा परफॉर्मेंस आज तक के जो नगरीय चुनाव के इतिहास के जो सबसे बड़ा परफॉर्मेंस था, वो इस चुनाव में आया सामने कि हमने अपने 20 पार्षद जिताए, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। कब? जब हम विपक्ष में थे। कब? जब हमारी पार्टी के अंदर बगावत हो गई। शायद वो बगावत नहीं होती तो हमारे 30 पार्षद होते, 35 पार्षद होते, पूरे शहर में हमारा संगठन मजबूत होता, हमारे लोग होते, मेयर भी होता, तो यहाँ का जो निर्माण है, जो काम है, उसको हम कर पाते। चलिए, समय की बात है, समय की पुरानी कहावत है कि इंसान नहीं समय बलवान होता है। तो समय की बात है, उस समय हमारे पक्ष में नहीं था, कांग्रेस के पक्ष में नहीं था, हमें निराशा मिली। लेकिन बाकी जगह हमने जो जीत भी हासिल की, हम ग्वालियर जीते, जबलपुर जीते, बगल में रीवा जीते, मुरैना जीते, तमाम अच्छी लड़ाई लड़ी हमने। सिद्धार्थ जी, ये आपके बारे में ये माना जाता है, जब मैं लोगों से बात करता हूं सतना में, कि सिद्धार्थ को 2 मोर्चे पे लड़ना पड़ता है। एक और भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज चाणक्य टाइप पे लोग यहाँ हैं, जो लगातार अब यहाँ सक्रिय भी हैं और वो चाहते हैं कि उनका गढ़ बचे, तो सिद्धार्थ को उनसे भी लड़ना है। दूसरी, आपकी राजनीतिक कुंडली में अजय सिंह और शहीद अहमद भी ऐसी जगह बैठे हैं जो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देते हैं, आपकी ही पार्टी के हैं। तो इस 2 लड़ाइयों को आप कैसे इसको मैनेज करते हैं? देखिए, अजय सिंह बड़े नेता हैं प्रदेश, आपकी राजनीतिक कुंडली में वो ऐसी जगह बैठे हैं। देखिए, उनके कुछ समर्थक हो सकते हैं, जो उनके फॉलोवर हो सकते हैं, जिनको हम अच्छे नहीं लगते, तो वो लोग अपनी करते रहते हैं और अजय सिंह जी का नाम लेते रहते हैं। ठीक है, रही बात, आपकी अजय सिंह जी के व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं? सो ठीक है, अच्छे भाई, जनरेशन गैप है, वो सीनियर है, हम जूनियर है, हमारे उनके दोस्ताना संबंध नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो एक पारिवारिक शिष्टाचार होता है उतना है। और रही बात शहीद भाई की, तो शहीद भाई तो साथ में है और उन्होंने तो पूरे चुनाव की जिम्मेदारी ले ली। महापौर चुनाव तो उन्हीं के कारण से आ रहे थे। ठीक है, वो समय मैं बताया, वो समय था, वो समय हो गया, जो होना था हो गया, उसको वापस तो कर नहीं सकते। चलिए सिद्धार्थ भाई, एक और कि इस बार ये दावा किया जा रहा है कि कमलनाथ जी की सरकार फिर से आ रही है, और ये पूरी कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में दावा कर रही है, कांग्रेस की सरकार आती है, सिद्धार्थ जी यहाँ से विधायक बनते हैं, तो अगले 5 साल का आपका विजन क्या है जिसे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? इसके लिए सपना क्या है? सपना को आप क्या लाना चाहते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री आई हुई भी काफी वर्षों हो गए, कोई नई इंडस्ट्री बड़ी मुझे नहीं लगता कि सतना में अभी 4-5 साल में आई हो या 10 साल में आई हो। सतना की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मेट्रो सिटी के स्तर पे डेवलप करना, ये हम लोगों के विजन में है। और यहाँ शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान का डेवलपमेंट और उनकी कनेक्टिविटी को जोड़ना, दुनिया से सतना को जोड़ना, ये हमारे प्राथमिकता में। चूँकि हमारे ज़िले में, हमारे पूरे इस जोन में
फॉरेस्ट का और धार्मिक दोनों चीजों का समावेश है। हमारे यहाँ कामतानाथ जी का स्थान भी है, तो माँ शारदा का धाम भी है, वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, तो बांधवगढ़ रिजर्व टाइगर रिजर्व भी है, राजीव गांधी जी का रिजर्व टाइगर है, और मुकुंदपुर वाइल्ड टाइगर सफारी भी है। तो ये एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस या ऐसा कनेक्टिविटी हो सकती है देश दुनिया से कि बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे, जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, यहाँ के लोगों को इलाज मिलेगा, और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से एक वो विश्वसनीयता झलकेगी कि हम यहाँ कोई भी कारोबार, कोई भी काम कर सकते हैं जो एक वर्ल्ड क्लास व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि लाडली बहना योजना जो शिवराज जी लेके आए, बेशक अपने उत्तरार्ध में लेके आए, जब वो सरकार जा रही थी उस समय आई थी योजना, पर इसका इस चुनाव में बड़ा भारी लाभ मिलने वाला है बीजेपी को। आपके क्षेत्र में लाडली की क्या स्थिति है? देखिए, हमारे यहाँ ने पूरे प्रदेश में मेरे ख्याल से इन्होंने ठीक है जितना लाडली बहनों को नहीं दिया उससे ज्यादा तो उसकी ब्रांडिंग में खर्च किया। तो मकसद उनका मदद करना नहीं है, मकसद तो उनका है वोटों को प्रभावित करना था। वोट प्रभावित हो रहे, सरकारी पैसे से वोटों को प्रभावित करना। जनता ये जानती है कि कर क्या रहे हैं, जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता ने ही उनको यहां तक पहुंचाया है और जनता ही निर्णय लेगी। जनता को पागल समझने की गलती जो भाजपा ने की है, चाहे बहनें हो, माताएं हो, ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो बहुत सामान्य परिवेश में रहते हैं या कि पढ़ाई लिखाई कम है, गांव में रहते हैं या पर्दे में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां लोग नहीं जानते कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उन्हें तो संविधान भी नहीं मालूम, उन्हें तो कायदा कानून भी नहीं मालूम। लेकिन जहां हम लोग हैं, यहाँ पे एक एक मैं तो मिला हूं, मैंने तो मतलब दर्जनों की संख्या में महिला संवाद किए इस चुनाव के पहले, और उन महिलाओं में एक भी महिला ये नहीं मिली कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे मालूम है कि ये पैसे हमें प्रभावित करने के लिए हैं, जबकि जब हमारे पास मुश्किल दौर था, जब वो कोविड के दौर से गुजर रहे थे, बेरोजगारी से दौर के गुजर रहे थे, जब सही मायने में परिवारों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, तब सरकार चुप थी। तब सरकार कह रही थी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मृतक के परिवार को 1 रुपया देने से, उनको 1 रुपए की सहायता करने से तकलीफ हुई। गरीबों को, जिनके रोजी रोजगार बंद थे, जिनका घर मजदूरी करके चलता था, उनको 1 पैसे की सहायता नहीं की। तो आम आदमी इस चीज से बहुत ज्यादा अवेयर है। सिद्धार्थ जी, एक बहुत भावनात्मक सवाल है और इस क्षेत्र को लेके है। मैं पिछले 35 साल से भोपाल रहता हूँ। आप जब भोपाल आते हैं, किसी होटल में खाना खाने जाते हैं या किसी के घर जाएंगे, तो वहां पर सतना रीवा के लोग बड़े छोटे छोटे काम करते दिखते हैं। ऐसा लगता है कि सतना रीवा में रोजगार की कमी है, तो यहां से बेचारे रोजगार की उसमें जाते हैं, कहीं वो होटल पे काम करते मिलते हैं, कहीं चौकीदारी करते मिलते हैं, छोटे छोटे। क्या कारण है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े नेता हुए, सतना रीवा बिंद में, जिन्हें बिंद का शेर कहा जाता है, अर्जुन सिंह जी राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन आज भी यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में भोपाल भी जाते हैं और अन्य दिल्ली कई जगह जाते हैं। क्यों नहीं अभी तक नेताओं ने ऐसा किया कि बिंद का आदमी को बिंद में ही रोजगार मिले? देखिए, जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का स्तर और यहाँ जो कनेक्टिविटी है, जो एक संचार संपर्क का माध्यम है, रोड का हो, जहाज का हो, ट्रेन का हो, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं रही है। शिक्षा का स्तर भी यहाँ बहुत कम रहा, चूंकि आदिवासी बाहुल इलाका, जंगली इलाका। आप देखेंगे कि सतना हो, रीवा हो, सीधी हो, शहडोल हो, उमरिया हो, आसपास के जो भी जिले हैं, मैक्सिमम फॉरेस्ट लैंड है, बहुत बड़े फॉरेस्ट एरिया है। तो जब जंगली इलाका ज्यादा होता है तो दूरी बढ़ जाती है क्षेत्र की। और जब हम यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में ही ये पीजी कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटीज डेवलप हुई थी। लेकिन तब तक इनका असर नहीं हुआ था, असर इनका अब होना शुरू हुआ है। अब आप ये बताइए कि हमारे सतना रीवा के कितने आईएएस भोपाल में, आप इनकी बात करिए, कितने इंदौर में हैं, आप उनकी बात करिए, कितने स्टूडेंट्स बड़े स्तर की तैयारी करिए, उनकी भी तो बात करिए। हाँ, पहले ऐसा रहा होगा कि छोटे छोटे काम करते थे, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं था, उनके पास वो व्यवस्थाएं नहीं थी। अब जैसे इंटरनेट आया है, इंटरनेट का दौर है, कंप्यूटर का जमाना है, तो अब गांव गांव भी
चीजें उपलब्ध है। अब हम कहीं से बैठ के कुछ भी, अब वर्क फ्रॉम होम क्या दुनिया में कहीं भी कर सकते, तो ये कल्चर आया ना। तो अगर एक एजुकेटेड आदमी हो, वेल एजुकेटेड हो, समझदार हो, और तो वो कहीं से भी बैठ के काम कर सकता है। तो वो दौर अब आया है और उसी दौर को हम लोग अपने शहर के, अपने आम आदमी के गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हम लोग का विजन है। क्योंकि बिना सरकार की सहायता से, बिना सरकार की मदद से हम उस काम को मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते। एक आखिरी सवाल, जैसा कि आपने खुद कहा कि कमलनाथ जी की सरकार आने वाली है और उनका जो वचन पत्र है वो इतना ज्यादा प्रभावी है कि लोग आकर्षित हो रहे हैं, जैसा आपने कहा। लेकिन सवाल ये है कि केवल लाडली बहना योजना से राज्य की 26 विभागों का बजट डाइवर्ट करना पड़ा, कई जगह सैलरी नहीं बटी, तमाम सारे काम रोकने पड़े। मेरा एक निवेदन, अब यदि कमलनाथ जी की सरकार आ जाती है और बचत पत्र को लागू किया जाता है तो 35% बजट आपका केवल बचत पत्र के लिए चाहिए। आपको किसानों का बिल माफ करना है, आपको सम्मान निधि देनी है, आपको बच्चों के स्कूल में जो पढ़ने जाते हैं उनको 500, 1000 और 1500 देने हैं। तो विकास कहां से होगा जब आपका पूरा बजट जो है ना, ये तमाम सारी जो फ्री की रेवड़ी, फ्री बीज जिसको कह रहे हैं, यदि रेवड़ियां ही बांटेंगे तो वास्तव में जो आर्थिक स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल डामाडोल हो रहा है। तो ऐसे में कैसे सरकार चला पाएगी कमलनाथ जी? कांग्रेस के पास मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री हैं क्या? कांग्रेस के पास मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री अभी भी हैं, जिन्होंने देश को कहा 91 और 2023 की आप तुलना कर लीजिए, किसके निर्णय थे ये? कांग्रेस का जो निर्णय होता है वो कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है, एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी लेता है, संगठन लेता है, एक टीम लेती है। आज भी कांग्रेस के पास जो नेटवर्क है, कांग्रेस के पास जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिनके पास एक बड़ा विजन है, बड़ी सोच है, बड़ी व्यवस्था है। भाई कब किसने सोचा था कि बिना तार के फोन चलेगा, बिना बिजली के, बिना केबल के, बिना वायर के? तो पूरी दुनिया में चलाया, क्या कांग्रेस और मध्य प्रदेश या भारत में नहीं है? नहीं तो पूरी दुनिया में है। वो एक टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी समय के साथ आती है। तो जब दुनिया में बाकी चीजें चल रही हैं तो भारत में भी लोगों को विश्वास होना चाहिए था ना। वो विश्वास कहां से? जब राजीव जी ने इंटरनेट और कंप्यूटर की बात की थी तो क्या हुआ था? वो दौर भी हम लोगों ने तो उनका मजाक उड़ाया जाता था, ये बात सही है। ठीक है ना। जब सैम पित्रोदा कल्पना कर रहे थे तो उस समय मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज वो जमीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही जैसे वो विजन था ना, वैसे ये विजन है। विजन का स्तर वही है, सोच वही है। हम पूरा करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, क्या रणनीति है, ये नेता बताएंगे, या जो जहां आवश्यकता होगी वहां करके दिखाएंगे। आज हम ये बोले कि हम पूरा फॉर्मूला हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। भाई हमने जो जो चीजें घोषित की, हमने कहा हम सस्ता सिलेंडर देंगे, तो भाजपा भी तो भगी, हम 550 में देंगे, 450 में देंगे। अरे क्या जरूरत थी तुमको देने की? भाई आपने जब विकास कर ही दिया है मध्य प्रदेश का, तो फिर ये आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ी क्यों? अगर आपने विकास कर ही दिया है तो ये इलेक्शन मैनेजमेंट में इतने पैसे खर्च करने की आवश्यकता पड़ी क्यों? आज आप चुनाव लड़ते हो पैसे के दम पे। आज आपकी जो प्राथमिकता है वो पैसा है। लोगों को हम तो देख रहे हैं, अपने यहाँ के चुनाव को देख रहे हैं कि 4 बार के सांसद का जो इतने बड़े उच्च सदन का सदस्य रहा हो, उनका बौद्धिक स्तर क्या है? अच्छा, एक और मतलब मैंने आलोक को कहा था कि लास्ट क्वेश्चन है, इस चुनाव में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कथित भ्रष्टाचार कुछ मुद्दा बन रहा है क्या? बन गया है। आप पूरे 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 इंटरव्यू में एक शब्द नहीं बोले आप मेरे से। मैं उसी पे तो आ रहा हूं कि भाई मध्य प्रदेश में भाई हमारे जो प्रत्याशी हैं यहाँ के, भारतीय जनता पार्टी के हमारे खिलाफ जो लड़ रहे हैं चुनाव, उन व्यक्ति का जो मैंने एक काम देखा कि वो लोगों को फोन लगाते हैं अपने ऑफिस से, और उन लोगों, गरीब लोगों को बुलाया जाता है और उनको बुला के एक फॉर्म भराया जाता है, बोलता है आपके प्रधानमंत्री आवास का रजिस्ट्रेशन हो गया, वो आपको मिल जाएगा, और उनको कुछ पैसे दे के विदा कर दिया जाता है। मतलब एक इतने बड़े स्तर का आदमी इस तरह की चीटिंग कर रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा है, नगर निगम प्रशासन के ऊपर दबाव बना के वहां से डाटा ले रहा है, रोज मोबाइल नंबर कलेक्ट कर रहा है, रोज उनको फोन करा रहा है लोगों को। भाई आपने छवि क्या बनाई है कि आज आपको लोगों को जाके उनके सामने आप प्रलोभन देना पड़ रहा है, और ये पैसे आए कहां से आपके पास? तो ये कि ये गलत कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता कि इतने सारे पैसे आपके पास आए कहां से, जब एक सीट पे
आचार संहिता में पैसे बांट नहीं सकते। अरे बांट रहे, दोनों हाथ से बांट रहे। आपने कोई शिकायत नहीं की? अरे सर, शिकायत पे शिकायत भोपाल पे हो रही है, लेकिन कार्रवाई कहां हो रही है? अगर आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले चित्रांगना सिंह को बुलाया गया। वो एक टीवी एंकर है, कलाकार हैं, एक्टर हैं, ठीक है, आई होंगी। किसने बुलाया? उनके बेटे ने। उनका बेटा क्या चलाता है? एनजीओ। एनजीओ क्या करता है? लोगों को स्पोर्ट किट बांट रहा है, दवाई की किट बांट रहा है उसका। और कहां से बांट रहा है? गणेश सिंह के घर से बांट रहा है। ये प्रशासन को दिख नहीं रहा? कलेक्टर जो प्रणाम कर रहा हो, कौन सा प्रणाम कहते हैं आरएसएस में? ध्वज प्रणाम कर रहा हो, उसे कलेक्टर साहब क्या उम्मीद करोगे वो कार्रवाई करेगा? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वो जो भी कहते हो मुझे नहीं मालूम, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने भी फोटो देखा, मुझे लगा कि ये तो ठीक बात नहीं है। अब उसकी शिकायत हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ का जो डीएफओ है वो लगातार अधिकारियों पे, जो समितियां हैं, जो तमाम वन विभाग की समितियां होती है, तेंदुपत्ता संग्रह समितियां होती है, उन पे दबाव बना रहा है, भाजपा पे वोट दो। यहाँ का सीएसपी है, वो पुलिस प्रशासन पे, सटोरियों पे, जुआड़ियों पे जो हिस्ट्री सीटर है, उनको बुला के मीटिंग ले रहा है कि भाजपा का काम करो, और उनको पैसे दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए कमलनाथ जी ने भोपाल में पूरी कमेटी बनाई है। आपने पूरी रिपोर्ट भेजेंगे, आपके वहां जो जेपी धनोपिया साहब वो पूरा काम को देख रहे हैं, वो यदि सारे प्रमाण देंगे तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। अब हम प्रमाण ढूंढने जाएं कि वोट ढूंढने जाएं, चुनाव लड़ने जाएं? भाई हमने शिकायत दे दी, हमने बता दी, ये तो प्रशासन का काम है ना। भाई बदल दो ना, हम कौन सा कह रहे हैं उनको नौकरी हटा दो। एक क्लियर आरोप है कि यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से पक्षपात कर रहा है। भाई गणेश सिंह ने पिछले 4 साल 3 साल से तैयारी की है विधानसभा चुनाव लड़ने की। वो एक एक आदमी अपॉइंट किया है, एक एक चीजें अपॉइंट किया है उस आदमी ने, और वो आदमी लगातार इस चैनल के माध्यम से कलेक्टर को हटाने की मांग कर रहे हैं। सारे प्रशासन को उनके अधिकार उनके वापस लिए जाए और उनकी जगह किसी दूसरे आदमी को लगाया जाए, और उनको हो सके तो जिले के बाहर किया। कलेक्टर या एसपी दोनों? एक तो उसका प्रमाण है भाई, डीएम का तो प्रमाण है कि भाई उन्होंने आरएसएस के कार्यक्रम में अपना समर्पण दिखाया। आरएसएस में बैठे फोटो जारी हुए उनके, नहीं कार्यक्रम में प्रणाम करते हुए नहीं, प्रोटोकॉल में कलेक्टर जाएगा, सरकार के आदेश में, मंत्री में जाएगा, लेकिन ध्वज प्रणाम करने का प्रोटोकॉल नहीं है। अगर उनकी व्यक्तिगत अंदर की आस्था है, वो उनके घर का काम है, तो फिर कलेक्टर पद से इस्तीफा दे दें और फिर अपना आस्था पूरी करें। अगर उन्हें कलेक्टर पद सुशोभित करना है तो फिर अपनी आस्था को घर के अंदर रखें, अपने हृदय के अंदर रखें, अपने दिल के अंदर रखें। और जिसके दिल में आरएसएस बसा हो वो कैसे कांग्रेस का काम करेगा? कांग्रेस की बात है या निष्पक्षता की बात है? निष्पक्षता की बात करेगा। भाई कांग्रेस के समर्थन ही नहीं करेगा, वो तो हर बार भाजपा के पक्ष में बात करेगा ना। भाई हर बार वो भाजपा का ही पक्ष लेगा, तो कांग्रेस के लोग कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं? मुझे उनके मन का भाव नहीं मालूम है, लेकिन जो मैंने फोटो देखा है, जो मैंने चित्र सुना देखा है, जो मैंने खबरें सुनी है, उससे तो मुझे प्रश्न चिन्ह मेरे दिमाग में भी है। और अगर चुनाव आयोग उन्हें हटाता है तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा। सिद्धार्थ जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा डबल इंजन की सरकार की बात करती है। उसका कहना है कि केंद्र में भी हमारी सरकार, मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार, इसलिए डेवलपमेंट भी, विकास भी डबल होगा। आपको क्या कहना है इसमें? अरे इनकी हमने पिछले 20 सालों में डबल नहीं 4 इंजन की सरकार देखी है। जिला पंचायत भी इनका, नगर निगम भी इनका, विधानसभा में सरकार इनकी, सेंटर में गवर्नमेंट इनकी, और सड़क पे गड्ढे हैं या गड्ढे पे सड़क आज तक ये नहीं तय हो पाया है। रही बात हमारे विजन की, तो जनता की सरकार होगी, कमलनाथ जी की सरकार होगी, कांग्रेस की सरकार होगी, और जब ये सरकार होगी तो विकास दिखेगा। ये मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। सिद्धार्थ जी, आपने कभी छिंदवाड़ा का दौरा किया? एक छिंदवाड़ा मॉडल, और तमाम सारे विधायकों से जब हम मिल रहे हैं, खासकर कांग्रेस के युवा और नौजवान विधायक, वो ज्यादातर जो प्रत्याशी बने हैं उनका एक ही कहना है कि हमारा सपना है कि हम अपने शहर को छिंदवाड़ा मॉडल की तरह विकसित करेंगे। आप कभी गए छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा मॉडल है क्या? बिल्कुल, जो मैं वहाँ कई बार जाना हुआ मेरा अलग अलग माध्यमों से। वहाँ के जो लोगों के आत्मसंतोष है नेता को लेके, अपने यहाँ के विकास को लेके, और वहाँ एक चीज बहुत अच्छी चीज है कि सेल्फ में वहाँ पे अपनी राजस्व डेवलप हो रही है, खुद में जनरेट हो रही है, और रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं लोगों को। बाहर जाने की उनको जरूरत नहीं है। और जैसे वर्क फ्रॉम होम अभी कोविड की वजह से डेवलप हुआ, उसी तरह कमलनाथ जी की वजह से सेल्फ का एक मॉडल डेवलप हुआ छिंदवाड़ा में।
और मुझे लगता है कि अगर हम सफल हुए अपने मकसद में, अपने इस सरकार को बनाने में, तो 5 साल के अंदर छिंदवाड़ा मॉडल सतना में भी लागू होगा और सतना में अपनी खुद की अर्थव्यवस्था होगी और यहाँ के नौजवानों को अपना खुद का रोजगार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे सिद्धार्थ कुशवाहा जी। आपने देखा कई चीजें बड़ी शालीनता के साथ इन्होंने कही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है और प्रशासन जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत आवश्यक है कि प्रशासन या तो हट जाए या निष्पक्षता बरते। बहुत बहुत क्लियर है। इसके अलावा उन्होंने तमाम सारे अपने विजन की बात कही है। सतना को लेकर उनका जो विजन है वो निश्चित तौर पर एक पढ़े लिखे और नवयुवक, जो नई पीढ़ी के जो राजनेता आ रहे हैं, उसमें एक लगता है कि कुछ उम्मीद की किरणें हैं। और ये भी हम लोगों ने बात की कि पिछले चुनाव में उनके पिता की जो एक बोई हुई फसल थी मिली थी, लेकिन इस बार जो चुनाव है वो उन मुद्दों के आधार पर जो सिद्धार्थ जी ने खुद अपने द्वारा खड़े किए गए और एक विजन लेकर वो मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।